डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एक चीज तो हम लोगों ने पहले से ही देख रखी है, वो ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्म, एक्टिविटी और प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सोशल वर्क हो तो भी। हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर के बारे में। और जब डिस्क्लोजर वर्ड आता है हाँ, नोट्स ऑन अकाउंट्स, नोट्स ऑन अकाउंट्स। जब भी डिस्क्लोजर वर्ड आएगा इसका मतलब यह जस्ट टॉकिंग अबाउट नोट्स ऑन अकाउंट्स। आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, क्या फॉलो की है? अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। एक बार अगर मैंने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चुन लिया तो चुन लिया, अगर एक बार हमने किसी अकाउंटिंग मेथड को चुन लिया तो चुन लिया, और सेम उसी मेथड को फिर कंटिन्यूअस फॉलो करेंगे, नॉट ओनली इन द करेंट ईयर बट इन द नेक्स्ट ईयर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स टू। क्लियर है? और इसीलिए इस कंसेप्ट को कहा जाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अगर तुम लोगों ने बेसिक पढ़ा हो तो कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक कंसेप्ट था, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, व्हिच वाज क्लियरली टेल्स यू दैट वंस यू फॉलोड अकाउंटिंग policy then you are compulsorily use the same accounting policy in the next years too. We are not freely allowed to change it. हमको ऐसी परमिशन नहीं दी गई कि हम उसको आसानी के साथ चेंज कर सकें, लेकिन हाँ किया जा सकता है। 3 कंडीशंस बताई गई। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है चेंज कर तो कर, अगर हमारा कोई एक्ट स्टैच्यू लॉ कहता है चेंज कर तो कर, और तीसरा कहता है कि अगर इस चेंज को करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन देगा देन वी आर अलाउड टू चेंज इट। इज इट क्लियर? लेकिन बहुत ही मुश्किल के साथ हम चेंज कर पाते हैं, फ्रीली अलाउड नहीं किया गया है। तो एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड को यूज़ कर लिया तो कर लिया। सर कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए ना हम लोग को अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के, कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए कौन कौन सी जगहों पर हम लोग आज तक यूज़ करते आए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स को। सबसे पहला था आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उस केस में तुम लोग ये देखते थे कि हम लोग फीफो मेथड यूज़ करें, फीफो मेथड यूज़ करें, लीफो मेथड यूज़ करें, वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करें, बेस स्टॉक मेथड यूज़ करें। देयर वर सो मेनी मेथड, आपको उनमें से किसी एक मेथड को चुनना था। इसी तरह जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की बात करते हैं तो प्रॉब्लम आती थी कि भाई हम लोग WDV मेथड चुन लें, SLM मेथड चुन लें, या प्रोडक्शन यूनिट मेथड चुन लें, या सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड चुन लें, कौन से सिंकिंग मेथड चुने, कौन सा मेथड चुने। एक और फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग, कि हम एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पर शो करें या रीवैल्यूड फिगर पर, ओरिजिनल कॉस्ट या रीवैल्यूड फिगर पर रीवैल्यूएशन करें या ना करें। ये भी एक प्रॉब्लम आती है और ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी का हिस्सा है, तुम लोग पढ़ोगे आएगा। ग्रांट को लेकर के आती थी, गवर्नमेंट ग्रांट AS12 जिसको अब डील करता है। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम थी कि हम जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है उसको लायबिलिटी साइड दिखा दें या एसेट में से माइनस करके दिखाएं गवर्नमेंट ग्रांट को। अगर हमारा 10 लाख का एसेट है, 2 लाख गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो एसेट को 8 लाख दिखाएं या एसेट को 10 लाख दिखाएं और 2 लाख लायबिलिटी में दिखा दें। है ना प्रॉब्लम?
कहने का मतलब ये है कि अब आपको कई ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स which you can say that there is an accounting policy to choose. Once you will opt any accounting policy out from those accounting methods and principles, that means you followed your accounting policy. And once you will opt or followed your accounting policy, you are not freely allowed to change it. Is it clear? You have to follow the same in the next years too. अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में जिस पर AS7 एप्लीकेबल होता है, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड यूज करें या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड यूज करें, वो तुम लोग देखोगे आएगा। कैश फ्लो, चलें, इसमें कोई दिक्कत? तो अकाउंटिंग पॉलिसी बताती क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी के होने से कोई बंदा जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीडर है, वो आसानी से आपके बताए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकता है, जिसको मैंने पहले बताया अंडरस्टैंडेबिलिटी। हाँ या ना? इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू हैव अ मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमंग द अदर और विद योर ओन कंपनी। यानी इंटर फर्म भी कर सकता है और इंट्रा फर्म भी कंपैरिजन कर सकता है। आप पिछले साल क्या थे, आप इस साल क्या हो। पिछले साल आपने ये पॉलिसी यूज की तो इस साल भी तो आपकी वही पॉलिसी यूज होनी चाहिए, तभी तो कंपैरिजन अच्छी तरह से हो सकता है। पिछले साल आपने फीफो मेथड लगाया, इस साल आप वेटेड एवरेज मेथड लगा रहे हो। हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू कंपेयर बोथ ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ यू हैव चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी देन? हाँ या ना? अगर दूसरी कंपनी फीफो मेथड लगाती है, हम वेटेड एवरेज लगाते हैं, तो फिर यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे दो कंपनियों को कंपैरिजन कर सकें। लेकिन अगर मुझे बता दिया जाए, मैंने क्या बोला? लेकिन अगर मुझे बता दिया जाए, लेकिन अगर मुझे बता दिया जाए, हाउ? बाय डिस्क्लोजिंग दैट द फर्स्ट वन कंपनी जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं, उसने फीफो मेथड यूज किया है, इसने बता दिया मैं वेटेड एवरेज मेथड कंपनी हूं यूज कर रही हूं, तो अब मैं दोनों को कंपैरिजन कर सकता हूं। बिकॉज नोट्स ऑन अकाउंट्स में मुझे क्लियरली बताया गया है कि ये कंपनी फीफो मेथड यूज कर रही है और ये कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रही है, अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। लेकिन अगर ये दोनों लोग मुझे ये ना बताएं कि इसने कौन सा मेथड यूज किया और इसने कौन सा मेथड यूज किया, तो मेरे लिए शायद ये पॉसिबल ना हो पाए समझना कि कौन सी कंपनी बढ़िया। अब समझ में आए? तो एक तो अंडरस्टैंडेबिलिटी और दूसरा कंपेरिजन, ये दोनों चीजें पॉसिबल हो पाती हैं केवल और केवल डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से। इज इट क्लियर? पक्का ना? सेलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। नई चीज, किस मेथड को चुनना है ये मैनेजमेंट का काम है। तुम्हारी कंपनी तुम चुन लो, बताओ कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। तुम्हारी कंपनी तुम चुन लो, ये बता दो कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू चूज द अकाउंटिंग पॉलिसी। जी, कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जब हम चुनते हैं किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को, जब हम चुनते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को, तो हमारे सामने दो तरह के कंसीडरेशन आते हैं। हटा दें? कंसीडरेशंस while selecting अकाउंटिंग पॉलिसी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करते हो तो उस समय कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखें? कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखें? दो चीजें दिमाग में रखनी है। एक प्राइमरी कंसीडरेशंस, पहला कहलाता है प्राइमरी कंसीडरेशन और दूसरा कहलाता है अदर्स, या इसको हम केवल अदर्स नहीं लिखेंगे, अदर्स मेजर कंसीडरेशन। पहला कहलाता है प्राइमरी कंसीडरेशन, दूसरा कहलाता है अदर मेजर कंसीडरेशंस। प्राइमरी कंसीडरेशन कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। प्राइमरी कंसीडरेशन कहता है जब भी आप सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए while you are going to select the accounting method or policy, then at that time the first thing which should strike in your mind that
आफ्टर यूजिंग दिस अकाउंटिंग मेथड आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इज इट क्लियर? तो पहली चीज वो दिमाग में आनी चाहिए कि जहां से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, दिस इज योर प्राइमरी कंसिडरेशन, जो सबके ऊपर भारी है, एक अकेला है प्राइमरी। यानी आपको जब सिलेक्शन करना हो कौन सा अकाउंटिंग मेथड चूज करें, तो उस समय सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू किस मेथड से देगा, पहला। दूसरा, 3 चीजें अदर मेजर कंसिडरेशंस में हैं, 3 चीजें अदर मेजर कंसिडरेशन में हैं। पहला प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर आपने किताब खोल रखी है तो कृपया करके बंद कर दें। और तीसरा है मैटेरियलिटी। 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? पहला प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी, 3 चीजें आती हैं अदर मेजर कंसिडरेशंस में। जब भी हम कंसिडरेशंस की बात करें, what are those factors which are to be considered while selecting the accounting policies? There are 2 things. The first is primary consideration, true and fair view, and the other major considerations, prudence, substance over form and materiality. ये 3 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। यानी इन सबके सपोर्ट से हम चुन पाएंगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ये प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस हम लोगों ने बेसिक में पढ़ रखा है। प्रूडेंस कंसेप्ट में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि टू मेक ऑल द नेसेसरी प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस बट डोंट ट्राई टू एक्सपेक्ट फॉर एनी फ्यूचर प्रॉफिट और गेन। लेकिन यहाँ पर प्रूडेंस का मतलब ये तो ठीक है जो तुम लोग जानते हो, लेकिन एक चीज और ऐड कर लो, बिकॉज हियर वी आर जस्ट गोइंग टू टेक इट एज अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी चूज करें उसके लिए हमको यहाँ पर कंसिडरेशन की तरह यूज किया जा रहा है। तो प्रूडेंस का मतलब नॉलेज, प्रूडेंस का मतलब फोर्सिबिलिटी, प्रूडेंस का मतलब नॉलेज, प्रूडेंस का मतलब फोर्सिबिलिटी, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपने आप को कहाँ फिट कर पाते हैं, कहाँ तक आपका ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको ध्यान में रखते हुए आपको आज अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को सेट करना है। ऐसा ना हो आज अगर हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी फैक्ट फिक्स कर दें और 2 महीने बाद ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, चेंज करो। आपका अकाउंटिंग जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो आपको सही तरीके से आपका रिजल्ट नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं या जिस तरीके से आप चाहते हैं। देयर वर सो मेनी ऑप्शंस बट यू ऑप्ट और पिक्ड अ रॉन्ग पॉलिसी या द पॉलिसी विच नेवर सूट्स टू यू। ठीक है ना? आपके पास पहला ऑप्शन है, आप ऐसा कंसिडरेशन लें प्रूडेंस कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, साइज क्या है बिजनेस की, छोटी साइज है, बड़ी साइज है कंपनी की, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, लीगल है, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल है या कुछ लीगलिटी के हिसाब से हमको सिलेक्शन करना है या उस पर कोई प्रोविजन नहीं है, हमारे ऊपर ऑप्शंस हैं। इज इट क्लियर? तो सारे वो कंसिडरेशन हम प्रूडेंस में चुनेंगे। दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म बताता है लीगलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट रियलिटी इज इंपॉर्टेंट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है लीगलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, लीगलिटी वर्सेस रियलिटी। तो हमारा पर्पस रियलिटी के पीछे होता है ना कि लीगलिटी के पीछे। लीगलिटी किनारे करो, रियलिटी को ध्यान में रखो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्या है, इस ट्रांजैक्शन का जिस्ट क्या है, वो ध्यान में रख करके हमको अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चुनना पड़ेगा। हमारा अल्टीमेट मोशन या इंटेंशन क्या है, हमें उसको ध्यान में रख करके अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चुनना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, हायर परचेज का नाम सुना होगा। इसने मुझे अपनी मशीन बेची हायर परचेज पर। ना आई विल बी द ओनर ऑफ दैट मशीन at the time of paying the last installment. Before that I am not the legal owner of that machine, I am just the user, but he is the vendor of that machine. Ownership is still in his possession. He transferred all the risk and rewards to me, but ownership still lies in the hands of the transferer or vendor. अगर ओनरशिप अभी भी इसके पास है तो एसेट किसके यहां देखनी चाहिए?
रियलिटी तो ये है कि उस एसेट को मैं अब यूज करूंगा। रियलिटी तो ये है कि उस एसेट में अगर कोई टूट फूट लॉस होता है तो वो मैं बर्दाश्त करूंगा। रियलिटी तो ये है कि एक तरह से सारे रिस्क और रिवॉर्ड और पोजीशन मेरे हाथ में आ चुका है। लीगलिटी ये है कि मालिक अभी भी वो है। इज इट क्लियर? तो बताओ एसेट की तरह मैं शो करूं या नहीं? बिल्कुल शो करिए सर। रियलिटी को देखिए, लीगलिटी को नहीं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर जाइए आप। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात है। तो हम लोग प्रूडेंस को देखते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखते हैं व्हाइल कंसीडरिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड द थर्ड वन इज मैटेरियलिटी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? हमारे बिजनेस में मैटेरियलिटी है क्या? हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन किस तरह के होते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो किसी सामने वाले के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह की पॉलिसी को चुनना चाहिए। तो तीन चीजें याद रखना, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी। तो दो कंसिडरेशन ध्यान में रखना, प्राइमरी कंसिडरेशन एंड अदर मेजर कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन में तुम्हारा ट्रू एंड फेयर व्यू आता है और अदर मेजर कंसिडरेशन में तीन चीजें आती हैं, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी। इज इट क्लियर? सर ये सारी चीजें तो हमको समझ में आ गई। मैटेरियलिटी के बारे में एक और लाइन जो स्किप कर गया मैं। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन लॉ के हिसाब से मैटेरियल माना जाता है, लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन लॉ के हिसाब से मैटेरियल माना जाता है, ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू 1 लाख या उससे अधिक है और या वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टोटल रेवेन्यू के 1% से अधिक है। या तो टोटल वैल्यू किसी ट्रांजैक्शन की 1% से अधिक है टोटल रेवेन्यू के, या फिर टोटल अमाउंट उस ट्रांजैक्शन का 1 लाख से अधिक है। जो दोनों में से अधिक हो, जो दोनों में से अधिक हो, वो हमारा मैटेरियल ट्रांजैक्शन या मैटेरियल आइटम माना जाता है और उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है सेपरेटली। उसको हम किसी के साथ मर्ज करके नहीं दिखा सकते। इज इट क्लियर? अब आते हैं डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सोचो ना, हम लोग का ये पूरा चैप्टर सुन लो, ये जो पूरा हेडिंग ही है डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, पूरा टॉपिक ही है। और हमने जब डिस्क्लोजर की बात कही थी तो मैंने वर्ड यूज किया था नोट्स ऑन अकाउंट्स। अब वो समय आ गया जब मैं बताऊं कि मैं बोलना क्या चाह रहा था, कि आपने जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी चुन रखी हैं, इसको चुना, उसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, सारी चुनी हुई अकाउंटिंग पॉलिसी को एक जगह पर लिखो और उस जगह को कहते हैं नोट्स ऑन अकाउंट्स। You have prepared your trading NPL, you have prepared your balance sheet, you have prepared your cash flow statement, but lastly you have to prepare notes on account, and all the different accounting method you select, you have to place all of them at one page, that is known as notes on account. That should not be in a scattered manner. ये नहीं कि जब फिक्स एसेट का शेड्यूल बना रहे थे उसके नीचे लिख दिया ये पॉलिसी इसके लिए, जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे दूसरे पेज पर तो उसके नीचे लिख दिया ये मेथड, स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे तीसरे पेज पर तो उधर लिख दिया। ना 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 ना, शेड्यूल और आपके फाइनेंशियल से बैलेंस शीट वगैरह हर जगह छितरा करके यहाँ उसको स्कैटर्ड मैनर में ना लिखो। You have to show all of your accounting policy at one place, and the place is known as notes on account. You have to disclose all of your accounting policies at one page or at one place under the heading notes on accounts. कि what type of policies you have opted while preparing the financial statement. Is it clear? बोलो जी सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आई। मैंने लिख दिया अकाउंटिंग पॉलिसी में कि मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया है। हमने कोई पॉलिसी अडॉप्ट ही नहीं की हमने क्या लिख दिया? हमने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। गलत है सही है? अरे मैंने लिख दिया कि मैंने AS 6 को फॉलो नहीं किया, और बोलो क्या गलत हो गया? डिस्क्लोज नहीं किया तुमने, गलत है। गलत है। गलत चीज को आप सही नहीं ठहरा सकते केवल लिख देने से। गलत गलत है। तो एक लाइन और दिमाग में बैठा लो, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी। ये आपका कोई उपचार नहीं है कि आपने डिस्क्लोज कर दिया किसका?
फॉर रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग का। आपने कहा हमने ये गलत किया या ये इस तरीके से न करके इस तरीके से किया। अगर आपने कोई चीज गलत की है, इनएप्रोप्रिएट है, गलत तरीके से वैल्यूड की है या शो की है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्लोजर इज सफिशिएंट। ये डिस्क्लोजर नहीं माना जाएगा। आपने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज नहीं किया, आपने किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज नहीं किया, या आपने गलत तरीके से यूज किया, ओनली बाय शोइंग अंडर द हेडिंग ऑफ नोट्स ऑन अकाउंट्स इज नॉट अ रेमेडी, इज नॉट अ रेमेडी। ये आपको कहीं उपचार नहीं देगा, आप बुरी तरीके से हंस जाओगे। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि नोट्स ऑन अकाउंट्स आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो शुरू में आते ही मैंने पॉइंट नंबर 4 बताया था, दैट इज द फॉर्म पार्ट ऑफ आर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स में सारे के सारे अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम लोगों ने चुन रखी हैं वो सारी एक जगह देनी पड़ती हैं। और तीसरा मैंने बताया, इट्स नॉट अ रेमेडी ऑफ रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग। क्लियर है? जब हम बात करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की, तो एक चीज याद रखना, इन 3 के बारे में कभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इन 3 के बारे में कभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप इनको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे इन तीनों को, अगर आप इन तीनों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमने इन चीजों को फॉलो नहीं किया। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फॉलो देन इट इज ऑफ नो यूज टू राइट इट एनीवेयर अंडर द नोट्स ऑन अकाउंट्स। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। ये 3 चीजें याद रखना। ऑल दीज 3 आर कॉमनली नोन एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। इन तीनों को एक साथ बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इन तीनों को एक साथ बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इज इट क्लियर? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में 3 चीजें आती हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। इन तीनों को अगर आप फॉलो करते हैं, भाई नॉर्मल सी चीज है, गोइंग कंसर्न, हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा एंड वी डोंट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज इट डाउन इन आवर नियर फ्यूचर, हाँ या ना, तो हम उसको ऐसे ही दिखाएंगे जैसे नॉर्मल बिजनेस चलता है, तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है। दैट इज नोन एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। लेकिन अगर आपको मालूम है आपका बिजनेस बंद होने वाला है, आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो, आपने अप्लाई कर रखा है इंसॉल्वेंट के लिए, आपका बिजनेस अगले 2 महीने बाद बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता है, तो आप जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे वो लिक्विडेटेड बेसिस पर तैयार करोगे, एनआरबी बेसिस पर तैयार करोगे। तब एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मत दिखाना, तब एसेट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाना, यहाँ लिक्विडेटेड वैल्यू पर दिखाना, क्योंकि अब आपका बिजनेस खत्म होने जा रहा है। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस लिक्विडेटेड प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू को, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देना, लॉस में ना शो करना। इज इट क्लियर? पक्की बात है। यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर हम फॉलो करते हैं, इट इज ऑफ नो यूज टू राइट इट एनीवेयर अंडर द नोट्स ऑन अकाउंट्स कि वी आर गोइंग कंसर्न एंटिटी। अरे हमें भी मालूम है, अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो तो मालूम है आप गोइंग कंसर्न हो, लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं हो तो आप नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख दो कि नाउ वी आर नो मोर गोइंग कंसर्न एंटिटी एंड दैट्स व्हाई द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस और लिक्विडेटेड बेसिस, व्हाटएवर द केस इज। Is it clear? And the profit and loss has been transferred to PL account accordingly. That's it. तब आपको शो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, अगर आपने कोई पिछले साल अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की, नाउ यू आर यूजिंग द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इन दिस ईयर, यू हैव टू शो, ये तो शो करना पड़ेगा कौन सी मेथड चूज किया। लेकिन अगर आपने कोई मेथड बदल दिया, 3 ऑप्शन बताए थे, तो आपको ये बताना पड़ेगा in last year we were using the FIFO method of inventory valuation, now in this year we started to use weighted average for the purpose of inventory valuation। और उसमें आपको बताना पड़ेगा वॉल्यूम का नेचर क्या है, वॉल्यूम कितना है, कितने रुपए का फर्क पड़ा, अगर हम FIFO ही यूज किए होते तो हमारा प्रॉफिट कितना आया था, वेटेड यूज की हो तो प्रॉफिट कितना आया, इसका इम्पैक्ट और कहाँ जाएगा, चेंज करने के पीछे रीजन क्या है, यू हैव टू शो। इज इट क्लियर? यानी क्वांटिफाई करनी पड़ेगी हर चीज को। तीसरा, पहला बताया गोइंग कंसर्न, दूसरा बताया कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्रूवल। अगर बैलेंस शीट और पीएल में कुछ ना लिखा हो तो हम मान लेंगे कि आपने एक्रूवल सिस्टम पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखा है, कैश बेसिस पर नहीं रखा है।
आपने कैश बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखा है, नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ भी नहीं लिखा है, कैश बेसिस है एक्रूवल, तो मुझे ये मानने का अधिकार है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूवल सिस्टम पर रखी है, यानी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर रखी है। लेकिन अगर आपने लिख दिया नोट्स टू अकाउंट्स में कि ऑल द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देन एट दैट टाइम आई हैव टू अज्यूम दैट you have maintained your financial statement on cash system of accounting. Is it clear? पक्की बात है, तब उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यानी गोइंग कंसर्न को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, और एक्रूवल को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इसी तरीके से पेश नहीं करते हैं, चेंजेस ले आते हैं, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, तुम लोग उसके जवाब दोगे ना? AS1 इज ओवर, केवल हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, देखते हैं क्या है। सुन लो, RAM Limited follows the practice of disclosing accounting policies adopted in preparation of financial statement in the director's report. RAM Limited ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की हैं उनको उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में शामिल किया है। क्या वो सही है या गलत? क्योंकि डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नॉट द फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 4 चीजें आती हैं, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट्स ऑन अकाउंट्स। इसमें कहीं डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चोरी छिपे चीज़ों को यहाँ से उठाकर कहीं और दिखाना चाह रहे हैं। अब बात समझ में आई? तो आपके ऊपर मजबूरी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है तो है, आपको नोट्स ऑन अकाउंट्स अलग से बनाना पड़ेगा और वहीं पर आपको दिखाना पड़ेगा। ये तरीका गलत है कि आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट में कहीं लिख रहे हो। इज इट क्लियर? दूसरा, आगे चल सकते हैं, पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मण लिमिटेड हैड डिस्क्लोज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट इन शेड्यूल ई। जहां शेड्यूल ई में फिक्स्ड एसेट बन रहा था उससे रिलेटेड पॉलिसी वहां दिखा दी। शेड्यूल एफ में जब इन्वेस्टमेंट का डिटेल बना रहे थे तो उससे रिलेटेड पॉलिसी उसके नीचे लिख दी। एंड अकाउंटिंग पॉलिसी इन्वेंट्री रिलेटिंग टू इन्वेंट्री जी का शेड्यूल जब इन्वेंट्री का बना रहे थे तो उसके नीचे वहां की पॉलिसी लिख दी। क्या ये सही है? गलत है? हाँ, बिखरना नहीं चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी, सारी चीजें एक सिस्टमैटिक प्लेस पर, जिसको हम कहते हैं नोट्स ऑन अकाउंट्स, उसमें दिखनी चाहिए। अब क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, अब राम लक्ष्मण हो गए। तीसरा, भारत लिमिटेड हैज नॉट कंप्लाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 को उसने कंप्लाई नहीं किया। एंड द सेम, 22 का मतलब टैक्सेस ऑन इनकम, एंड द सेम इज डिस्क्लोज इन ऑन द नोट्स ऑन अकाउंट्स कि हमने इसको फॉलो नहीं किया है। तो मैंने कहा रेमेडी नहीं है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ना करना या गलत तरीके से फॉलो करना। आपका डिस्क्लोजर देना सफिशिएंट नहीं है, ये तरीका गलत है, फॉलो कर, आपका अकाउंट्स गलत माना जाएगा। कैन डिफरेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन बी फॉलोड फॉर द सेम क्लास ऑफ एसेट यूज्ड इन द डिफरेंट प्लांट? क्या एक आदमी अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग डेप्रिसिएशन के मेथड चुन सकता है? बिल्कुल चुन सकता है। वैसे नॉर्मली चुनना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में अगर उसके पास फैक्ट्स हैं कि उस प्लांट के लिए ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड क्यों और इस प्लांट के लिए ऐसा मेथड क्यों, तब वो चुन सकता है, बशर्ते उसके पास प्रॉपर रीजंस या फैक्ट्स हों। इज इट क्लियर? अदरवाइज नहीं। आगे चल सकते हैं। अब राम लक्ष्मण भरत हो गया, बचा कौन? शत्रुघ्न लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹10 करोड़ फ्रॉम ICICI लिमिटेड। इट्स बैंकर्स कैनरा बैंक have given guarantee to ICICI on its behalf. अब लोन कहां से लिया है? ICICI से। और इसको गारंटी कौन दे रहा है? कैनरा बैंक। इसका मेन बैंक रहा होगा, उसने गारंटी दे दी ICICI को, ठीक है तू इसे लोन दे, कोई दिक्कत नहीं, हम गारंटी देते हैं। अब शत्रुघ्न लिमिटेड हैज, अच्छा अब शत्रुघ्न लिमिटेड ने ये एसेट्स किसको रखी है मोर्गेज पर? कैनरा बैंक को। और कैनरा बैंक ने उस मोर्गेज के बेसिस पर गारंटी किसको दे दी?
ICICI। अब लोन पर क्या कोई डायरेक्ट सिक्योरिटी है? लोन पर क्या कोई डायरेक्ट सिक्योरिटी है? आगे देखते हैं। Shatrughan Limited has disclosed this loan in its balance sheet as an unsecured loan on the ground that no security has been given to the lender ICICI Limited। क्या ये सही है? गलत है। किसी को भी मिसलीड कर देगा। लोग कहेंगे अभी भी इसके पास एसेट पड़ी हुई है जिस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहीं से लोन ले सकता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो लोन ले नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, कहीं पर मॉर्गेज्ड है, तो ये सिक्योर्ड लोन कैटेगरी में आएगा, ना कि अनसिक्योर्ड लोन में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे। लास्ट क्वेश्चन। ए लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर ₹50 लाख, जो कि पूरा प्राइस है। ए ने अपनी जमीन बिल्डिंग बेच दी 50 लाख में। कंपनी हैज गिवन द पोजेशन टू द परचेजर, और कंपनी ने तुरंत उसको पोजेशन दे दिया कि ये लो, आज से बिल्डिंग तुम्हारी। द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज ₹35 लाख, और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें 35 लाख रुपए दिख रही है। साल खत्म हो गया, 35 लाख रुपए की दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में बिल्डिंग बिक चुकी है। कितने में? 50 लाख में। क्या इसको दिखा दें प्रॉफिट या लॉस? लेकिन कह रहा है 31 मार्च को जब ये बुक्स बंद हो रही थी तब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं बने थे, यानी लीगल पेपर बनने बाकी थे। एसेट तो मैंने हैंड ओवर कर दी, सामने वाले ने पोजेशन भी ले लिया, चाबियां भी मैंने दे दी, रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बैलेंस शीट में मेरी अभी भी दिख रही है। क्यों? क्योंकि लीगली अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो क्या हम उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करें या नहीं? तो तुम लोग को मालूम है अब इसको अपनी बैलेंस शीट में शो करना मूर्खता है, क्योंकि रियलिटी, लीगलिटी वर्सेस रियलिटी। रियलिटी ये है कि एसेट बिक चुकी है, रियलिटी ये है कि हम प्रॉफिट अराइज कर चुके हैं, रियलिटी ये है कि अब उसका पोजीशन मेरे पास नहीं है, रियलिटी ये है कि अब उसमें अगर कोई टूट फूट या डैमेज होता है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। केवल लीगल डॉक्यूमेंटेशन का पेंडिंग में रहना, इट डजंट मीन एट ऑल दैट वी आर नीडेड टू शो इट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है ना? तो 15 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है 35 लाख के ऊपर, दैट मस्ट बी शोन इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? पक्की बात है। और बैलेंस शीट में अब एसेट को दिखाने की जरूरत, कोई दिक्कत इसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज ओवर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। थैंक यू बच्चों।